हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 7 एनसीईआरटी और आज चैप्टर नंबर 8 है और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। सारी क्लास आप जैसा कि जानते हो एनसीईआरटी 6 क्लास की हमने फिनिश कर दिया और 7 भी फिनिश होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास लेती रहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। चलिए तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे वो यूपीपी है, आर ओ ए आर ओ, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, है ना, और यूपी ट्रिपल एस जितने एग्जाम कंडक्ट कराता है सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 4.0 5.0 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस सेशन को लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, बहुत हम अच्छे से समझेंगे, कहानी के थ्रू, कहानी मॉडल में समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, एक लड़की है रेणुका, वो बहुत ही उत्साहित थी। क्या थी? रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा जो थे वो श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर भी थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की जो रुचि थी वो वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल और वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा कि वो मुझसे कितना अलग दिखते हैं। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं जो हैं वो हमारे समान ही होगी। फिर चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में भी अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आगे। अब बात करेंगे दोस्तों अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हैंड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियाँ दोस्तों, यहाँ छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो विश्व का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है दोस्तों? तो वो है अमेजन बेसिन। और यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो अमेजन बेसिन ही है। ठीक है, चलिए तो अमेजन बेसिन में जो जीवन है इसको हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। ध्यान दें कि यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्क रेखा और मकर रेखा, ये है दोस्तों मकर रेखा और यहाँ पर है हमारा कर्क रेखा। ठीक है, तो ये है हमारी मकर रेखा और ऊपर है हमारी कर्क रेखा। इसके मध्य में क्या है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से, देखिए भूमध्य रेखा के 10 अंश
उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ओके, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी को मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण भी करती हैं। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों किन किन देशों से होकर गुजरती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है जलवायु। देखिए जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहता है। यहाँ का जो मौसम है दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का जो तापमान होता है वो उच्च तथा आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो आप लोग इसको जो है इसे पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन मत कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्षा वन के बारे में। यहाँ पर अमेजन वन है, ये अमेजन वन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अमेजन वन। ये बहुत ही मतलब कि घना है, बहुत घना है। चलिए वर्षा वन की बात करते हैं दोस्तों। तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है वो सघन वन उग आते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाएं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक ही नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित है और नम बनी रहती है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा नहीं पृथ्वी तक तो वहाँ की जो भूमि होगी वो नम तो रहेंगी ना। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छाद वाले मकाओ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथ, चींटी खाने वाले टैपीर है ना, तो बंदर हो गया, सलाथ हो गया और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहीं पर पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर हो गया, सांप है, अजगर है, एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो ये है टूकन दोस्तों और ये है टैपीर। टैपीर क्या होता है? तो टैपीर जो होते हैं चींटी को खाते हैं। चींटी को खाने वाले चींटी खाने वाले टैपीर कहे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन के निवासी देखिए, यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्र में वन के कुछ पौधों कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो होते हैं वो शिकार करते हैं तथा नदी में मछली भी पकड़ते हैं। भाई पुरुष जो होते हैं वो शिकार करते हैं और नदी में क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा कि ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार की पौधा होता है। तो एक विशेष प्रकार का पौधा कौन सा होता है? वो होता है ब्रोमीलाइट होता है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ब्रोमीलाइट का प्रयोग क्या करते हैं? तो ब्रोमीलाइट का जो प्रयोग होता है दोस्तों, मेढक जो होता है, मेढक जैसे जो प्राणी होते हैं ये अंडा देने के लिए इस जल का प्रयोग करते हैं। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए महिलाएं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं, वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं जो होती हैं वो अपनी उगाई, उन्होंने जो खुद से साग सब्जियां उगाई है अपने परिवार का भरण पोषण भी करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं और इनका जो मुख्य आहार है वो है मैनियोक।
जिसे कसावा भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कसावा किसे कहते हैं, है ना, और मेनियोक किसे कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। कौन कौन सी फसल दोस्तों? कॉफ़ी है, मक्का है, कोको है। चलिए आगे देखते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मलोका किसे कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया और एक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, तो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं दोस्तों। जो वर्षावन है वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। फिर क्या करते हैं, इनको जलाया जाता है ना। क्या किया जाता है, इनको जलाया जाता है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को भी साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट था। और इसमें से भी जिसे मलोका किसे कहते हैं, है ना, मलोका हो गया, इंपॉर्टेंट है। मेनियोक किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के माध्यम से, दोस्तों देख सकते हो यहाँ है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन आप लोग देख सकते हो, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, कितनी सुंदर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी कितनी सुंदर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अप्रवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम भी ढूंढें। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये है गंगा नदी, यहाँ से निकली है ये गंगा नदी, है ना, ये है गंगा नदी। और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर दोनों बांग्लादेश में आकर मिल जाती है ना, यहाँ पर देख सकते हो ये वाली। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों में विभिन्न नाम से जानते हैं। असम में अलग के नाम से जानते हैं। असम में किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, असम में किस नाम से जानते हैं बताइए, असम में किस नाम से जानते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। कौन सी झील, तो चाप झील दोस्तों, चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका भी होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं।
मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र जो होता है सबसे उपयुक्त होता है, अतः यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है अधिक है। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। तो धान कहाँ की मुख्य फसल है दोस्तों? आपको बताना है धान कहाँ की मुख्य फसल है। चलिए आगे देखते हैं। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहीं पर धान उगाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह धान लगा दो, है ना, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहीं पर धान उगाया जाता है। चलिए, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे कि गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा है, गन्ना है, जूट है, ये सारी नगदी फसलें होती हैं, है ना। तो मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतीय और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन है, साखू है, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैनग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, अंडरलाइन जो किया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है दोस्तों कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 है और बिहार का 1102 है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जूट, बांस और शिल्प से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें और उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। और ये सारी काम जो होता है बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए देना चाहिए टीचर्स को। यहाँ पर देख सकते हो धान की खेती हो रही है। यहाँ पर धान लगाया जा रहा है और ये है असम में चाय की बागान है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करेंगे कि बेसिन में विविध प्रकार से वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें जो होते हैं वो हाथी हैं, बाघ है, हिरन है और बंदर है। सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, केतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां होती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा है दोस्तों और यही मगर है ना। वेदिकाओं का निर्माण खली ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से हो। तो यहाँ पर वेदिका कृषि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीविका का साधन, एक केस अध्ययन, है ना। यहाँ पर साफ झील है, यहाँ पर देख सकते हो कितना सुंदर पानी है ना। यहाँ पर देखिए विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजू और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जैसे कि बेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की जो भूमि है उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। ये अंधी डॉल्फिन होती है, इसी को अंधी डॉल्फिन या फिर सुसु मछली कहते हैं। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंधी डॉल्फिन है, इसी को सुसु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। ये अंधी डॉल्फिन होती है दोस्तों, ठीक है। और इसके कारण जो होता है पानी की शुद्धता का पता चलता है। चलिए उम्मीद करती हूँ तो यहाँ पर जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर सुसु किसे कहते हैं, किस मछली को गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है ना, कौन सी डॉल्फिन है, वो है सुसु है। उसको स्थानीय भाषा में तो सुसु कहते हैं, लेकिन वो अंधी डॉल्फिन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो मछलियों की जो प्रजाति है इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी नोट्स बनेगी आपकी, इसलिए आप लोग जो है कि इस क्लास के अंतर्गत आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा कीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आगे, पकड़ने खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास की शहरों में भी बेचते हैं। यहाँ समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो ये है प्रदूषित झील है। देखिए, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को, कब दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया है? 2 अक्टूबर 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं, जैसे कि इलाहाबाद है, कानपुर है, बनारस है, लखनऊ है, पटना है और कोलकाता। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। तो बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाके के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित, यमुना के किनारे कौन कौन सा, मतलब कि यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल है, इलाहाबाद है, गंगा और यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ का इमामबाड़ा है दोस्तों, असम का काजीरंगा है, मानस वन्य प्राणी भवन है और अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मानस वन्य प्राणी भवन, ये बाग है दोस्तों। मानस कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम को कब शुरू किया गया है दोस्तों? तो नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया गंगा नदी के संरक्षण के लिए। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पेज में दोस्तों काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग इसको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा आप लोग सुनकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो थी वो थ्योरी क्लासेस जो थी वो कंप्लीट हुई। अब हम कल के भी PYQ के क्वेश्चन को लिए हैं और आज की भी चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो कल के क्वेश्चन का है। कल हमने डिस्कस किया था मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार, तो वो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने करवाया नहीं था, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। तो आज हम वहाँ उस चैप्टर के भी क्वेश्चन को लेकर आए हैं और इस चैप्टर के भी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर है कि मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए कि वे स्थान जहाँ भवन और बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। सही बात है, कल हमने इसको पढ़ा था। घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों की निवासी स्थायी बस्तियों में रहते हैं। गलत बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त केवल पहला सही होगा, ठीक, केवल पहला सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में या फिर घने जंगली क्षेत्रों में? तो दोस्तों प्रकीर्ण प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और घने जंगली क्षेत्रों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर है, एक्सप्रेसवे है, सबवे है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सबवे। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बताइए। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग है या फिर केप काहिरा रेल मार्ग है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जलमार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है, केवल पहला इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। इसको तो हमने पढ़ा है, सही बात है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किड और ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन में उगते हैं? वर्षा वन में, मानसूनी वन में, भूमध्य सागरीय वन में या फिर शंकुधारी वन में? तो दोस्तों आर्किड और ब्रोमीलाइट जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो वो उगते हैं वर्षा वन में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? यहाँ पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के जीव को, यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई कृषि पद्धति को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी केवल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में होगा, लूनी है या गोदावरी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ऑप्शन इज पहला और दूसरा हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र में ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र में, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसको डिस्कस किया ना, सुसु वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, कोशी, हुगली या फिर बराकर? तो यहाँ पर इस राइट आंसर हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हुगली नदी पर है ना कोलकाता। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। तो हमने क्या किया? पहले क्लास 7 की चैप्टर नंबर 8 को हमने आज थ्योरी क्लास को हमने अच्छे से फिनिश कर दिया। देन उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बुक के ही सारे क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर हमने थ्योरी क्लास किया, उसके बाद में हम PYQ क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है और हम बना कैसे लेंगे। आप थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद आप फटाफट क्वेश्चन आंसर भी बना लेते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी लगता है। आपको ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें चुटकी, अगर आपने थ्योरी क्लास ना पढ़ा होता, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के होते, तो आपको वही सारे क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगते। लेकिन आपने पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर किए, तो आपको ईजी लगा, है ना। तो इसी तरह आप लोग जो है कि थ्योरी प्लस PYQ क्वेश्चन देखते रहिए और यकीन मानिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही दोस्तों। अब आपकी एक सीट जरूर मिलने वाली है ना। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्या करना है? सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग क्या करोगे? पहले लाइक करोगे, उसके बाद में इस सेशन को शेयर करोगे। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके दोस्तों, है ना। एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जैसा कि आप जानते हो क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, 7 भी खत्म होने की मतलब कि खत्म होने के कगार पर है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी को। ज्योग्राफी को हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और बिना स्किप किए हुए सारी क्लास का आनंद लीजिए, है ना। और मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन लेकर 60 नोट्स, है ना, 60 नोट्स जरूर बना लीजिए। अपने हिसाब से 60 नोट्स बना लीजिए। जो भी की पॉइंट हम आपको बताते हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में एग्जाम में आपको रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग हमारी बात को इग्नोर मत कीजिए, आप लोग प्लीज़ एक नोट्स बना लीजिए, है ना। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वो नोट्स आपके लिए। तो इसलिए मैं बात, देखिए ज़्यादा लेंदी क्लास तो होती नहीं है, तो 20, 25, 30 मिनट की क्लास होती है। इतने में आप कुछ भी मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हो 60 वीडियो देखने में, तो इतना तो आप इस क्लास को देखने में कर दीजिए ना, तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन से दूर नहीं है, बहुत ही पास होने वाले हो। अगर आप सिविल की तैयारी करो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिए, है ना। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।